नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछ रहा है भारत आपसे आज ऐश्वर्या के एजेंडा पे कि क्या सचमुच आपको चाहिए जो बांग्लादेश में हुआ वो तस्वीरें अभी ऑन स्क्रीन होंगी। वो चीखती बिलखती औरतें, रोते हुए बच्चे, मरते हुए आदमी, जलते हुए हिंदू, टूटते हुए मंदिर, परेशान लोग। क्या ये हमको चाहिए अपने हिंदुस्तान में? क्या हमको ये चाहिए भारत में? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये राजनेता अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए कुछ भी बोलेंगे, मतलब कुछ भी। लेकिन आप और हम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, हम सब भारतीय हैं। क्या आप इस तरीके की दरिंदगी, हैवानियत, क्योंकि ये कोई इंसान तो नहीं कर सकता, इस तरह की हैवानियत हिंदुस्तान में चाहते हैं? क्या कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई भी धर्म आप फॉलो करते हो? क्या आप in your wildest dreams can you even possibly think of this? No, we cannot and we will not, and हम ये होने नहीं देंगे, हम सब ये होने नहीं देंगे। वो कोई भी राजनेता हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो। पहली बात, उनकी हिम्मत कैसे हुई, कैसे हुई ये बोलने की कि ये हिंदुस्तान में होने जा रहा है, कि ये आपकी और हमारे भारत में होने जा रहा है। ये हैवानियत। दर्शकों, सोशल मीडिया पे तस्वीरें देखना अलग बात है। जब एक छोटा दंगा हो जाता है ना, जब दो कौम या दो मजहब के लोग आपस में भिड़ जाते हैं, चाहे छोटे स्तर पे हो। कई राइट्स पिछले 15 से 18 साल में कवर किए हैं मैंने हिंदुस्तान में। आप सोच नहीं सकते कितनी बर्बरता होती है। छोटे स्तर पे जो होते हैं, जिला के स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट के स्तर पे। उत्तर प्रदेश में हुआ, बिहार में, मध्य प्रदेश में कई बार एज ए रिपोर्टर मैंने कवर किया है। ये तो पूरे देश में हो रहा है। बांग्लादेश क्या, किसी भी देश की पुलिस रोक नहीं सकती, कंट्रोल नहीं कर सकती। जब लोग 95-96% लोग, 2%, 3% लोगों की आबादी जिनकी हो, उनको मारने निकल जाएं। सोशल मीडिया पे डाल के सांत्वना करना बहुत आसान है। रोती बिलखती माओं की तस्वीरें डालना बहुत आसान है। भगवान ना करे ये कभी किसी को झेलना पड़े। क्योंकि मैं आज आपको ये बता रहा हूं कि वो नेता, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के सलमान खुर्शीद हो या वो दूसरे नेता जिनका मैं नाम भूल रहा हूं, जो सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं श्रीलंका बांग्लादेश के बाद यहां जनता घुसेगी। कहां जनता घुसेगी भैया? सलमान खुर्शीद जी, यू बीन वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी। आप एक समय, आज नहीं मैं बोलूंगा क्योंकि आज आप नहीं है कांग्रेस पार्टी की कोर ग्रुप में या राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा की कोठरी में, लेकिन एक समय था जब आप कांग्रेस के सर्वोच्च नेताओं में से थे, आप केंद्रीय मंत्री थे और आप कह रहे हैं बांग्लादेश में जो हो रहा है वो यहां हो सकता है। आप इतना ही जानते हैं अपनी देश की जनता को। सलमान खुर्शीद पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप इतने बड़े लॉयर हैं, वकील हैं, आप कह रहे हैं ये भारत की जनता कर सकती है? विजुअल्स ऑफ बांग्लादेश प्लीज, क्योंकि दर्शकों को समझ आना चाहिए कि ये कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। एक कह रहे हैं हो सकता है, एक कह रहे हैं होगा, एक कह रहे हैं हो सकता है सवालिया निशान के साथ, और दूसरे नेता कह रहे हैं होगा। मैं कह रहा हूं हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। और ये राजनेता कुछ भी बोलते रहे, ये देश की जनता नहीं होने देगी।
मैं आपसे पूछ रहा हूं, पूछता है भारत, आप बताइए ये हो सकता है भारत इस तरफ? कांग्रेस के नेताओं की माने तो हां हो सकता है, दूसरा तो कह रहा होगा विद बोथ अथॉरिटी। दर्शकों, जब दंगा होता है ना, तो जैसे बांग्लादेश में सिर्फ ये देख रहे हैं मुसलमान हो कि हिंदू, क्योंकि ये कोई डेमोक्रेसी के लिए, ये कोई बेहतर बांग्लादेश बनाने के लिए आंदोलन नहीं हो रहा है। ये बात मैं 2 दिन से कह रहा हूं, आज दोहरा नहीं रहा हूं, ये आप लोग समझ चुके होंगे। ओनली विजुअल्स ऑफ बांग्लादेश प्लीज। ये एक इस्लामिस्ट जिहादी प्रोटेस्ट है। इसमें जमात जिस तरह से वहां पे उग्रवादी टेररिस्ट ग्रुप्स में कह रहा हूं उनको, जो घुस गए हैं, सिर्फ वो ये देख रहे हैं किस कम्युनिटी में मंदिर है, कहां देवी का मंदिर है, कहां इस्कॉन का टेंपल है, कहां जगन्नाथ जी का टेंपल है, कहां मंदिर है, बस उसके आसपास के घरों में आग लगा दो। आप सोचिए, वहां के बांग्लादेश के क्रिकेट प्लेयर्स, बांग्लादेश के एक बहुत बड़े सिंगर हैं, बांग्लादेश के एक बहुत बड़े गायक हैं, जिनके घर कई विदेशी राजनेता, इमैनुअल मैक्रोन द फ्रेंच प्रेसिडेंट, वो भी गए थे। ये हैं वो, इनके घर में, इनके घर को आग लगा दी। 2 तस्वीरें हैं, आग लगने से पहले और आग लगने के बाद। और कोई ऐसा बांग्लादेशी सभ्य समाज का व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको जो कह देगा कि यह बांग्लादेशी नहीं है। लेकिन जब विदेशियों से मदद मांगोगे तो यह होगा, तुम्हारे अपने घर जलेंगे, तुम्हारा अपना समाज जलेगा, और फिर यह समाज वापस एक होगा नहीं। तभी होता है जब आप किसी तीसरी ताकत से मदद मांगने जाते हैं अपने देश को बचाने। हमारे यहां भी एक नेता हैं, गए थे मदद मांगने फ्रॉम द सो कॉल्ड चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी। आज इसलिए दोहरा रहा हूं सतीश जी और राहुल देव जी, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के सलमान खुर्शीद कह रहे हैं जो बांग्लादेश में हो रहा है वो यहां हो सकता है। मैं कहता हूं नहीं होगा, और हमारे देश की यही जनता नहीं होने देगी। राजनेता कौन कब सत्ता पे काबिज होता है ये बात अलग है, बट कॉलिंग फॉर अ राइट, कॉलिंग फॉर अ दंगा, ये कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा कहते हैं श्रीलंका बांग्लादेश के बाद यहां जनता घुसेगी। कहां घुसेगी? महबूबा मुफ्ती, पीडीपी, बांग्लादेश की स्थिति हमारे लिए एक सबक है, बिल्कुल है, लेकिन कैसे, किस लिए? महबूबा जी, जो एंगल आप जा रही हैं, क्योंकि आप ही के घर के एक और व्यक्ति महबूबा मुफ्ती जी के घर के एक और व्यक्ति नहीं, एक और टिप्पणी की थी सतीश जी और राहुल जी कि जरा चेक कर लीजिए कि प्रधानमंत्री के आवास में तो स्विमिंग पूल नहीं है। क्योंकि जब बांग्लादेश की वो तस्वीरें, गरिमा जी फुल फ्रेम प्लीज, 60-40, वो तस्वीरें आई, ये जो तस्वीर है ना जो अभी चल रही है इस समय, ये तस्वीर एक ऐसे कंपाउंड की है दर्शकों, जहां पे ज्यादातर, सभी नहीं, ज्यादातर हिंदू परिवार रहते हैं। पास में एक मंदिर है, मंदिर जला दिया, फिर आइडेंटिफाई किया कि यहां रहते हैं क्योंकि बाहर देवी माँ या किसी एक हिंदू भगवान का चिन्ह था, बात खत्म। क्या ये कभी हमारे हिंदुस्तान में हम होने देंगे? नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। लेकिन वाई, क्यों? कुछ नेता हेलबेंट है ये कहने के लिए कि हो सकता है, होगा। मैंने कहा भारत के राजनेताओं को यह सीख लेनी चाहिए, सुधांशु त्रिवेदी जी, राहुल देव जी, सतीश के सिंह जी, भाटी जी, एवरीवन ऑन एयर, कि जब किसी विदेशी ताकत से मदद मांगने जाओगे, जो अपने आप को चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, तो यह होगा। वो व्यक्ति जिनको अब बांग्लादेश का नया नेता बनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है, वो व्यक्ति विद्वान बहुत हैं, इंटेलेक्चुअल है, बट इज एन अमेरिकन स्टूज, वो सीआईए के हैंड पिक्ड आदमी है। क्या वो एक बांग्लादेश का म्युनिसिपल लेवल इलेक्शन जीत सकते हैं? नहीं। और जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड सरकार थी उसको डेमोक्रेसी के नाम पे बर्बाद कर दिया। ये है वो व्यक्ति, महान व्यक्ति, ही इज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, नोबेल लॉरिएट, लेकिन प्रधानमंत्री ये डिसीजन लेंगे, निर्णय लेंगे बांग्लादेश की जनता के लिए। दुनिया में जितना भी गुड लक है वो बांग्लादेश की जनता को आज चाहिए। और मैं फॉलो कर रहा हूं लेजिटिमेटली भाटी जी, सुधांशु जी, उन सारे लोगों के सोशल मीडिया हैंडल्स को जो इस प्रोटेस्ट को कह रहे थे डेमोक्रेसी का प्रोटेस्ट, क्योंकि मैं बता रहा हूं 5 दिन
हम सबकी उंगलियों में, हम सबके हाथ में 5 ही उंगली है ना, 1 2 3 4 5 दिन गिन लीजिए, छठे दिन यही ट्विटर हैंडल। अगर जेन्युइन है तो बोलेंगे कैसे इस प्रोटेस्ट को टेक ओवर कर लिया है इस्लामिक जिहादिस्ट फोर्सेस ने, क्योंकि वो ऑलरेडी शुरुआत से वही है। लेकिन कमिंग बैक टू इंडिया, ये भारत के नेता सुधांशु जी कह रहे हैं, सलमान खुर्शीद जो यूनियन कैबिनेट में नेता रहे, कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो यहां हो सकता है आपके और हमारे भारत में। मैं कहता हूं नहीं हो सकता है सुधांशु जी, नहीं हो सकता। ऐश्वर्य जी, भारत में तो ऐसा हुआ है। जिनको गलतफहमी हो, उस जमाने में विजुअल मीडिया का दौर नहीं था, कश्मीर में तो ऐसा ही हुआ था। ऐसे ही हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया था। और अगर किसी को फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो धुबरी, बरपेटा, मालदा, मल्लापुरम वो देखते देखते गायब कैसे हो गए, ये किसी को दिखाई नहीं पड़ता। और सलमान खुर्शीद साहब कह रहे हैं, इसमें कौन सा आश्चर्य की बात है। आज तो एक होड़ लगी हुई है ना आंखों के आगे पट्टी बांधने की। देखिए, बांग्लादेश की घटना का एक बहुत साफ निष्कर्ष है। अभी हमारे प्रतिद्वंदी लोग केवल 2 साल पहले बैठ के टीवी पे बोलते थे कि बांग्लादेश की ग्रोथ रेट तो भारत से ज़्यादा आप कैसे करें, तब हमें कहना पड़ता था उसकी इकोनॉमी हमसे बहुत छोटी है, महाराष्ट्र की इकोनॉमी के इक्विवेलेंट है। बांग्लादेश में ग्रोथ रेट सबसे बेहतर थी, एक्सपोर्ट सबसे बेहतर था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सबसे बेहतर था, और रोजगार के अवसर भी पूर्व के किसी भी दौर से कहीं बेहतर थे। उसके बावजूद ये दिन क्यों आया? मतलब बहुत साफ है कि विकास और जिसे मूल मुद्दे कहता है हमारा विपक्ष, उससे ज्यादा खतरनाक चीजें कट्टरपंथी विचारधारा है। जैसे आप कितना भी अच्छा खाए पिए हो, कितने अच्छे कपड़े पहने हो, कितना अच्छा नौकरी या व्यवसाय करते हैं, अगर आपके शरीर में कोरोना वायरस घुस गया है तो आपके लिए खतरे की घंटी है। चंद दिनों में आपको मौत के दरवाजे तक पहुंचा देगा, वहां पर कुछ महीनों का समय लगता है। और मैं कहना चाहता हूं, भारत में भी जो लोग कह रहे हैं, बिल्कुल हाल में संपन्न चुनावों में देखिए क्या हुआ। एक वर्ग को यह समझाया गया कि तुम्हें गैस मिली तो कोई मतलब नहीं, मकान मिला तो कोई मतलब नहीं, सम्मान निधि मिली तो इसका कोई मतलब नहीं। तुम्हारे लिए क्या मतलब है? सुनिए, जो आज कहा जा रहा बांग्लादेश में हो रहा उससे कोई मतलब नहीं, तुम्हारे लिए हमास ने जो किया उससे मतलब है। जो फिलिस्तीन में हो रहा है जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, भारत से कोई लेना देना नहीं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मगर जय फिलिस्तीन संसद तक बोलो। यानी एक को तो मूल मुद्दों से हटा के रखना है, एक वर्ग को, और फिलिस्तीन और हमास तक जोड़ के रखना है, और दूसरे को मूल मुद्दों के नाम में उलझाकर उत्तर दक्षिण में, तमिल हिंदी में, मराठी उत्तर भारतीय में, अगड़े पिछड़े में, ऊंचे और दलित में तोड़ के रखना है। इसलिए मैं कह रहा हूं, बहुत गंभीरता से बुद्धिजीवियों को विचार करने की जरूरत है कि ये जो दृश्य दिखाई पड़ते हैं, इन दृश्यों का मीनिंग क्या होता है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, एक लाइन और कह दूं ऐश्वर्य जी, बताइए, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश तो मूलतः एक है, हमारा बायोलॉजिकल डीएनए तो एक है। फिर क्या कारण है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में डेमोक्रेसी में स्थिरता नहीं है और सिर्फ भारतीय में डेमोक्रेसी में स्थिरता है? क्योंकि बायोलॉजिकल डीएनए भले ही एक हो, कल्चरल डीएनए बदल जाता है। और जिस दिन कल्चरल डीएनए बदल जाता है, जिस दिन आप हिंदू संस्कृति से अलग हो जाते हैं, डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाती है। और ऐसा मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, भारत में भी वो इलाके जहां पर हुआ वहां उदारता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या हुई सबको समझ में आता है। इसलिए मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। कौन सा अंतर है पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में? कौन सा अंतर है भारत में मालदा में रहने वाले व्यक्ति और वहां मुर्शिदाबाद में रहने वाले व्यक्ति में? कौन सा अंतर है कलकत्ता और सिलहट वाले में, सिवाय सोच का अंतर? और सोच का अंतर किसी देश को कहां से कहां पहुंचा सकता है। अफसोस की बात है कि उसी सोच को चंद कट्टरपंथी वोटों का शॉर्टकट मिल जाए, उसके लिए हमारे यहां प्रतिस्पर्धा लगी रहती है। यानी शॉर्ट टर्म में हमें गेन मिल जाए, उसके बाद देश का क्या होगा, बर्बादी होगी। होने दीजिए। जैसे 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कांग्रेस ने मानी और सोचा फिलहाल राजनीति सेट कर लो। 30 साल बाद 47 में विभाजन हो गया देश का। उसके बाद आपने कहा कश्मीर का मामला सेटल करते रहो, बोलो नहीं, 90 में नरसंहार हो गया जाके। इसलिए मैं कहता हूं, सिर्फ हम एक ऐसी पार्टी हैं जो दूरदृष्टि से चीजों को देखते हैं, व्यापक दृष्टि से देखते हैं। 25 साल का हमारा एजेंडा है और 1000 साल बाद भारत क्या होगा उसके बारे में भी सोचते हैं। ये सब छोटी राजनीति से सोचने से
आप आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत खतरनाक और चुनौतीपूर्ण समय का निर्माण करते हैं। यह शिक्षा हमें लेनी चाहिए। भाटी जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं जब सलमान खुर्शीद जैसे नेता कहते हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो यहां हो सकता है। राहुल जी आ रहा हूं, सतीश जी आ रहा हूं आफ्टर दिस। आराम से भाटी जी प्लीज बताइए। मैं सुधांशु त्रिवेदी जी की और आपके द्वारा कही गई सारी बातों का सैद्धांतिक समर्थन करते हुए मैं इस बात से सहमत हूं। भारत का डीएनए लोकतांत्रिक डीएनए है। भारत की कल्चर, भारत ने एक अलग तरह की कल्चर डेवलप की है। वो इसलिए भारत में ऐसी आशंका कम है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हों जैसी श्रीलंका में हुई, बांग्लादेश में हुई और हमारे पड़ोसी नेपाल में हुई। लेकिन सुधांशु जी बात तो सैद्धांतिक तौर पर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसके विश्लेषण में बेईमानी कर रहे हैं। क्यों? ये इस विश्लेषण में ये कह देना कि जहां हिंदू है वहां तो लोकतंत्र रहेगा, जहां नहीं है वहां नहीं रहेगा, ये हमारा थोड़ा बहुत एक संकुचित विश्लेषण है। देखिए, हमारी विशेषता ये है कि जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो ये हमारा सौभाग्य था कि हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर जैसे, पटेल साहब जैसे शानदार नेता मिले, जिनके नेतृत्व में देश ने अपनी एक लोकतांत्रिक परंपराएं कायम की, लोकतांत्रिक संस्कृति कायम की और हम लोगों के डीएनए में लोकतंत्र अंदर तक समाहित हो गया। पाकिस्तान का दुर्भाग्य ये रहा कि वो कट्टरवादी हाथों में शुरू से ही रहा और वो धार्मिक कट्टरता के रास्ते पर चला। धार्मिक राष्ट्र बना वो, जैसा कि कुछ लोग हमारे देश को भी धार्मिक रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, धार्मिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, धार्मिक कट्टरता की बातें करते हैं। श्रीलंका, अगर हिंदू मुसलमान की बात करें तो नेपाल तो हिंदू राष्ट्र था। नेपाल में क्यों बगावत हुई? नेपाल में क्यों जनता सड़कों पर आई? वहां के तो राजा की हत्या हो गई, महल में आग लगा दी गई। सवाल हिंदू मुसलमान, जो अभी सुधांशु जी कह रहे थे कश्मीर में चुन चुन के मारा गया, चुन चुन के तो गुजरात में भी मारा गया, चुन चुन के तो देश की राजधानी दिल्ली में भी मारा गया। ये सोच के ऊपर निर्भर करता है। जाति या धर्म इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण विषय नहीं है। हमने एक धर्मनिरपेक्ष रास्ता अपनाया, लोकतंत्र का, संविधान का रास्ता अपनाया, इसलिए हमारा लोकतंत्र मजबूत है। दूसरी बात, किसी भी राष्ट्र को अपने अल्पसंख्यक समाज का और अपने कमजोर समाज का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए और उनकी रक्षा की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये बात हम हमेशा कहते रहे, आज भी कह रहे हैं। लेकिन सुधांशु जी कहने और सुधांशु जी की पार्टी ये कहती है कि केवल हिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। पर भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक है, इसलिए उनका भी ध्यान रखो। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है, हिंदू के साथ जो वहां हमले हुए हैं, हिंदुओं के ऊपर, हिंदुओं के घरों पर मंदिर तोड़े गए हैं, बहुत मानवता की हत्या है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और बांग्लादेशियों से और बांग्लादेश की सरकार से, क्योंकि सरकार तो अभी कोई वहां ठीक ठाक है नहीं, लेकिन हम तो पूरे बांग्लादेश से अपील करेंगे कि ये अमानवीय कृत्य मत होने दीजिए, अपने अल्पसंख्यक समाज की सुरक्षा कीजिए, क्योंकि ये किसी भी सरकार का, किसी भी देश का पहला नैतिक कर्तव्य बनता है। और हम अपने गिरेबान में भी झांकें, हम ये भी सुनिश्चित करें कि हमारे देश में भी किसी अल्पसंख्यक के साथ और किसी कमजोर समाज के व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो। हम रोजाना उनके प्रति घृणा फहराते रहते हैं, हम रोजाना बहुसंख्यकों की कट्टरता की बात करते हैं, रोजाना बहुसंख्यक समाज के अंदर नफरत भरते हैं। अगर ये सिलसिला नहीं थमेगा तो हमारे देश की दिशा भी गलत हो सकती है, जो कि बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र मजबूत है, मैं बार बार कह रहा हूं। लेकिन सुधांशु जी की पार्टी और इनसे जुड़े संगठन जिस नफरत और जिस कट्टरता को रोजाना भरते हैं, वो रास्ता गलत है, वो रास्ता हमें गलत दिशा में ले जाता है। क्विक काउंटर बांग्लादेश की सतीश जी और सरकार, राहुल जी के पास जाने के बाद क्विक काउंटर सुधांशु जी, और फिर राहुल जी और सतीश जी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे। जी सुधांशु जी। भाटी जी समाजवादी पार्टी के अन्य प्रवक्ताओं के मुकाबले बहुत भद्रता से बहस करते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। भाटी जी, आप सारा दोष हम पे डाल रहे हैं, हम अगल बगल की बात कर रहे हैं। ये बताइए, श्रीलंका में जो ईस्टर संडे पे बम विस्फोट हुए थे, वो बीजेपी आरएसएस की कट्टरपंथिता की वजह से हुए थे। ये पाकिस्तान में पेशावर में मस्जिद में धमाके हो गए और काबुल में धमाके वो बीजेपी आरएसएस की वजह से हो गए। ये बर्मा में जो बुद्धिस्ट बौद्ध विहारों के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं रोहिंग्या मुस्लिम और संत विराथू उनके विरुद्ध आंदोलन ले खड़े हैं, वो बीजेपी आरएसएस की वजह से खड़े हैं। अरे महोदय, इतनी बड़ी समस्या। अच्छा अभी बताइए, रूस के दागिस्तान में हमला हुआ था, वो बीजेपी आरएसएस की वजह से हुआ था। रूस के चेचेनिया में आरएसएस की वजह से हो रहा है, चाइना के सिचांग प्रोविंस में आरएसएस की वजह से हो रहा है, बोस्निया हर्जेगोविना में आरएसएस की वजह से हो रहा है। और सुनिए,
अभी जो फिलिस्तीन में लड़ाई हो रही है हमास वाली, वो आरएसएस की वजह से हो रही है। इथियोपिया और सोमालिया में आरएसएस की वजह से हो रहा है। लंदन, मैड्रिड, ब्रिस्बेन के धमाके आरएसएस की वजह से हो रहे हैं। सिडनी वाले धमाके आरएसएस की वजह से हो रहे हैं। 9/11 आरएसएस की वजह से हो रहा है। महोदय क्या कहना चाहते हैं? एक वैश्विक समस्या है, एक समुदाय के अंदर समस्या आ गई है, उस समस्या को समझाइए और मुस्लिमों को भी यह समझना चाहिए। पहले चरण पे तो वो मुस्लिमों के, गैर मुस्लिमों की तरफ करते हैं। जैसे कन्हैया लाल साहू का सर काटा जाता है जोधपुर में, तो सैमुअल पाटी का सर काटा जाता फ्रांस में। अलग नहीं है महोदय, मगर उसके बाद एक दूसरे के सर भी काटते हैं। वरना काबुल में काहे धमाके हो रहे हैं? वहां तो निजाम मुस्तफा है, 100% मुस्लिम है। ये पेशावर में किस बात का धमाका होता है मस्जिदों में? ये सीरिया में किस बात का धमाका होता है? इराक में किस बात का? ये तिनके की ओट में पहाड़ मत छुपाइए। ये छोटी राजनीति की हमें अपने इक्वेशन सेटल हो जाए और हम अपनी थोड़ा राजनीति में कट्टरपंथियों से वोट का शॉर्टकट, मैं बार बार कह रहा हूं, कट्टरपंथियों के द्वारा वोट के शॉर्टकट के चक्कर में देश में शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है। भाटी जी ये समझिए, इसलिए मैंने इतना बड़ा स्वरूप बता दिया। तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने की कोशिश मत करिए। भाटी जी अगर 10 सेकंड में देंगे तो, क्योंकि सतीश जी और राहुल जी दोनों बोले नहीं है अभी तक, मेरे को जाना है उनके पास जी। थैंक यू। अंशु जी ने लगातार मेरी बात को गलत दिशा दी, लेकिन आखिरी वाक्य बिल्कुल ईमानदारी से उन्होंने सही बोला। मैं ये कहना चाह रहा हूं, कट्टरवादियों की वजह से ये परिस्थिति पैदा होती है। वो कट्टरवादी मुसलमान भी हो सकते हैं, कट्टरवादी हिंदू भी हो सकते हैं। हमारे हिंदुओं की आरएसएस है तो मुसलमानों की भी तो आरएसएस है। हर देश में एक आरएसएस है, हर देश में एक कट्टरवादी गिरोह है जो हिंसा भड़काता रहता है, जो नफरत फैलाता रहता है। इन कट्टरवादी गिरोहों पर नकेल डालने की जरूरत है, चाहे उनके नाम कुछ भी हो। मैंने ये कहा ही नहीं कि हर देश की समस्या आरएसएस है। हर देश में एक आरएसएस है जो उस देश की समस्या है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं। धन्यवाद। सतीश जी राहुल देव जी, राहुल जी फिर वो सुधांशु जी, फिर वो 1 वर्सेस 1 हो जाएगा। आप 1 लाइन आंसर देना चाह रहे तो दे दीजिए, नहीं तो मैं जा रहा हूं सुधांशु जी, सतीश जी उसके बाद हम देंगे। जाओ। ओके सतीश जी राहुल देव, लाइन में से दे देता हूं। भाटी जी ये गलत मत कहिए, कश्मीरी हिंदू निकाले गए, कोई आतंकवादी नहीं बना। और सुनिए, चाइना में बुद्धिस्टों को दबा दिया गया, बौद्ध आतंकवादी नहीं बने, सिचांग प्रोविंस के मुस्लिम ही आतंकवादी बने। इसलिए यह भी आप गौर से देख लीजिए, किसके अंदर फितरत है, किसके अंदर फितरत नहीं है, इसको समझिए। और मैं अपने दोनों वरिष्ठ पत्रकारों के लिए भी संज्ञान के लिए 1999-2000 की फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट है जो ब्रुकिंग्स थिंक टैंक ने पब्लिश की है, जिसमें उसने रिलीजियस कल्चरल एंगल डेमोक्रेसी का बताया है। और उसने कहा है कि जो हिंदू थॉट है, रिलीजियस थॉट, वो डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज्यादा मजबूत है। उसने भारत का उदाहरण दिया और कहा जिन देशों में हिंदू थोड़े बहुमत में हैं, मॉरिशस है, गुयाना है, जमैका है, फिजी है, इवन कुछ हद तक नेपाल भी है, वहां खूनी संघर्ष नहीं होते। उसके बाद दूसरे नंबर पे उसने बौद्धों को कहा, वो हिंदुओं से बड़े नजदीक हैं, बौद्ध देशों में भी खूनी संघर्ष होकर सत्ता नहीं पलटती। तीसरे नंबर पे उसने क्रिश्चियंस कहा और उसने कहा सबसे खराब स्थिति मुस्लिम समुदाय के लोगों की है, यहां एक भी जगह बगैर खूनी संघर्ष के सत्ता नहीं पलटती है। इसीलिए आप एक मुस्लिम देश मुझे बता के जाइएगा भाटी जी, 56-57 है, 4 बता के जाइएगा जो सेकुलर हो। बता के सतीश इसलिए तराजू पे तौलिए, फिर मैं कहूं भाटी जी नाउ प्लीज। थैंक यू सुधांशु जी। ओके एक लाइन था सतीश जी, राहुल जी एक एक करके। थैंक यू सतीश जी बोलिए। हाँ क्या मैं बोलूं? हाँ देखिए सुधांशु जी की बातों में बहुत तथ्य भी है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। लेकिन हम लोग सब पढ़े हैं यही कि कम्युनल आइडियोलॉजी जो होता है, सांप्रदायिक सोच, वो सांप्रदायिक हिंसा से ज़्यादा खतरनाक होता है। हमको लगता है कि सुधांशु जी ऐसा जो बता रहे हैं उसमें उन्होंने पूरी तरह से मुस्लिम समुदाय को बिल्कुल एक ब्रैकेट में रख के खारिज कर दिया है, पूरी दुनिया का उदाहरण देके। इसका मतलब ये नहीं है सुधांशु जी कि आप 80-20 की राजनीति करें। 80-20 की राजनीति का ये भी एक दूसरा पक्ष है कि आपके यहाँ 24 करोड़ मुसलमान हैं। 1947 की बात नहीं है, उस समय की बात अलग थी, अब 24 करोड़ है। तो उनको मिला के चलिए ना, एनेक्स करने की, दबाने की, बराबर गालियां देने की, इस तरह का जो सोच है, आप नहीं, आपकी पार्टी में या आपके लोगों में वो नहीं चलेगा। अब दूसरी बात, जो दूसरा पक्ष है, मैं आपको बताता हूँ। अन्ना आंदोलन हुआ, जयप्रकाश आंदोलन हुआ, एक करप्शन के खिलाफ था और एक जो है
महंगाई और नौजवानों की बेरोजगारी के ऊपर था। हम जानते हैं इन दोनों आंदोलनों का भाजपा समर्थक थी। शुरू हुआ किसी और नाम से, लेकिन उसका यूज लोग कर लेते हैं। सलमान खुर्शीद ने जो कुछ भी कहा है वो बहुत मतलब क्या कहा जाए, उसको मतलब खारिज करना चाहिए। राहुल गांधी से पूछना चाहिए। 2 बार बयान दे चुके हैं और दोनों बार पार्टी ने अलग कर लिया है, तो इसलिए वो किस दिमाग से बयान दे रहे हैं ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, आपने भी कहा ऐश्वर्या जी कि कुछ एक सबक लेने की, सतर्क होने की जरूरत है। सतीश जी सबक नहीं लेते हैं। अगर सबक लेते होते तो अंकल सैम को वो सब बयान देने के बाद, इलेक्शन के बाद वापस नहीं लेते। मेरे हिसाब से ये सब पब्लिक परसेप्शन के लिए होता है, नहीं तो सैम पिट्रोदा कभी वापस नहीं लिए जाते पार्टी में जो उन्होंने बयान दिए थे। मैं सिर्फ आपके उस पॉइंट पे कह रहा हूं कि राहुल गांधी को एक्ट करना चाहिए। अगर एक्ट करना चाहते तो एक्ट कर सकते हैं। सर, जो आदमी खुद सो कॉल्ड, देखिए मैं क्या सर, राहुल गांधी तो खुद विदेश जाके चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी से मदद मांगते हैं। उनको देखना चाहिए बांग्लादेश में जब आप विदेशी ताकतों से मदद मांगते हैं तो कैसे मदद होती है, देश तबाह हो जाता है। एंड बांग्लादेश की शेख हसीना के जो पुत्र है, उन्होंने कहा है दैट्स इट, मेरा परिवार 3 बार झेल चुका है, अब नहीं आऊंगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की जनता आप खुद संभालें। क्विक आंसर सतीश जी, राहुल जी के पास आप अगर मौका। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, सारी पार्टियों को अपनी लाइन क्लियर करनी चाहिए, लेकिन असली राष्ट्रवादी चीज यही है कि सबका राष्ट्रवाद एक जैसा हो। आप इस चीज को समझिए। आप ठेकेदार नहीं है, आप पेट्रन इन चीफ नहीं है राष्ट्रवाद के। बाकी सब विरोधी हो गए, नक्सली हो गए, एंटी नेशनल हो गए, पाकिस्तानी हो गए। ऐसा होता नहीं है, ये अप्रोच सही नहीं है। अभी ऐश्वर्या जी आपने भी कहा कि बांग्लादेश में तो खाली हिंदू मर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अवामी लीग के 25 नेता मरे हुए पाए गए हैं। हाँ, मैंने कहा ना, अवामी या फिर हिंदू, ये बात नहीं है। आइडेंटिफाई किया जा रहा है, आप अवामी लीग के हैं, नहीं तो हिंदू हैं, दैट्स इट। वहां कोई जाति नहीं पूछ रहा है कि कौन सी जाति के हो। फोकस ज्यादा हिंदू पे था, हिंदू पे वो रियलिटी है। बांग्लादेश का जो इशू है वो भारत के लिए बहुत खतरनाक है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए खतरनाक नहीं है। यू आर राइट। राहुल देव जी, योर व्यू पॉइंट। उसके बाद सुधांशु जी आ रहा हूं, फिर एक साथ आप दोनों पे जवाब दे सकते हैं। थैंक यू। भाटी जी आ रहा हूं, सुधांशु जी, राहुल जी। सर ऐश्वर्य, मैं तो ये अनुरोध करूंगा आपसे, एक चैनल के नाते, एक बड़े एंकर के नाते, और यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उनसे, कि हमें इस समय बहुत सावधानी से अपने शब्दों का चयन करना चाहिए और अपनी भाषा का चयन करना चाहिए। यू आर राइट। हमारा काम जो हो रहा है उसको बिना किसी मसाले के दिखाना और बताना है। हमारा काम लोगों को भड़काना नहीं है। एब्सोल्यूट। बांग्लादेश की तस्वीरें दिखा के, बहुत एक उत्तेजनापूर्ण भाषा का इस्तेमाल करके अपने यहाँ भारत के हिंदुओं को भड़काना, ये मीडिया का और हमारा और आपका काम नहीं है। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी की ज़रूरत इस वक्त हम सब पर है, हम सबके लिए है, और उसमें सारे नेता, सारी पार्टियां भी शामिल हैं। सलमान खुर्शीद ने अक्सर ऐसे बयान दिए हैं जिससे कांग्रेस पार्टी को अलग होना पड़ा है और उनको वापस लेना पड़ा है, और उन्होंने शर्मिंदा किया अपनी पार्टी को और कई बार देश को भी। और ये जो उनका बयान है, ये बहुत गैर जिम्मेदार बयान है और मैं इसकी सख्त निंदा करता हूँ। लेकिन उसकी हम निंदा करें, हम उसकी आलोचना करें, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए, और मैं सुधांशु से ये कहना चाहता हूँ कि आप ये सारे उदाहरण और तथाकथित तथ्य गिनाकर आपकी मूल जो आपका उद्देश्य है, आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान होना ही हिंसक होना है, क्योंकि जहाँ जहाँ है गड़बड़ होती है वहाँ मुसलमान होते हैं, और जहाँ मुसलमान है वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है और वहाँ पे हिंसा होती है। क्या आप अपने देश के मुसलमानों को ये संदेश दे रहे, ये कह रहे हैं कि तुम हो ही नालायक, तुम हो ही ऐसे, और इससे क्या देश की आंतरिक एकता मजबूत होगी? क्या ये भारतीय लोकतंत्र ऐसे चलेगा कि आप एक समुदाय को, इसको अंग्रेजी में आप भी जानते हैं, इसका मतलब घेटोइजेशन, आप उसको एक वैचारिक घेटो में उसको धकेल दें। आप एक मोहल्ले के या घर के लड़के को लगातार रोज कहें कि तुम गुंडे हो, तुम बदमाश हो, तुम घटिया हो, तुम ऐसे हो, तो एक दिन वो तन के खड़ा हो जाता है कि अगर मैं ऐसा ही हूं तो ठीक है, मैं बन के दिखाता हूं। क्या हम ये करना चाहते हैं अपने देश में? जैसे भी हैं, जो जैसा भी है,
मैं जवाब दे दूं। इस देश को अगर हमने आगे लेके जाना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सतीश ठीक कह रहे हैं, 18-20 की राजनीति चुनाव जितवा सकती है, लेकिन ये देश को एक नहीं कर सकती, देश को भीतर से मजबूत नहीं कर सकती, और उसको उसमें एकात्मता, एकता, अखंडता को सुनिश्चित नहीं कर सकती। मैं जवाब दे रहा है। भगवान के लिए कहना चाहता हूं, कृपया किसी को भी, किसी भी वर्ग को, किसी भी धर्म को भड़काइए नहीं, उसको इतना मत कोसिए कि वो एक दिन भड़क के वही करने के लिए तैयार हो जाए, पागल हो जाए, और बिल्कुल कि वो फिर विद्रोह करने पे उतारू हो जाए। सुधांशु जी, एक सामान्य मनोविज्ञान होता है मनुष्य का, थोड़ा सा उसका ध्यान रखना चाहिए। मैं अभी यही कहना चाहता हूं। मुझे बहुत कष्ट हुआ राहुल देव जी की इस बात को सुनकर, उनकी बात का आंशिक समर्थन बांग्लादेश में जो लोग मारे गए हैं, क्या वो केवल हिंदू मारे गए हैं? परंतु मुझे बहुत कष्ट हुआ कि उन्होंने वहां पर अवामी लीग आप से मुझे जुड़े हुए कष्ट इस बात का हुआ, आपने तथाकथित तथ्य कहा। अरे सुनिए सर, अब मेरी बात सुनिए। अभी मैंने तथाकथित इसलिए कहा कि तथ्य दिगनाकर आप जो भाव है आपका उसके पीछे का, आप जो तथ्यों से सत्य निकालते हैं वो पूरी तरह से व्यक्तिपरक होता है, और आपके साथ यही समस्या है, ये पूरे आख्यान के साथ यही समस्या है। ओके, अब मैं जवाब ले रहा हूं सुधांशु जी का। सुधांशु जी, तो सर मैं चुनौती देता हूं, बता दीजिए एक 4 मुस्लिम देश जो सेकुलर हो 57 में, मैं आख्यान वापस लेता हूं, बोलिए। क्या 4 मुस्लिम देश बताइए जो सेकुलर हो, आख्यान वापस लेता हूं अपना। 57 है, बोलिए सर। सवाल इसका नहीं है, हमें भारत की बात करनी है कि हमें दुनिया के मुसलमान देशों की बात करनी है। अब ये सवाल नहीं सर, तो फिर ये मत कहिए तथ्य मैं गलत रख रहा हूं। नहीं, सवाल इसका नहीं है सर, सवाल इसका नहीं है, ये है ही नहीं। हम भारत की बात कर रहे हैं कि हम वैश्विक इसका भी इस्लाम सवाल की बात कर रहे तो हैं। दूसरा सवाल बता दीजिए फिर क्या है। चलिए वो भी मैंने मान लिया। अंग्रेजी में अच्छा चलिए, हैं, भारत में एक इस्लामिक, अच्छा चलिए सर, अब भारत में एक इस्लामिक संस्था बताइए जो दूसरों को जरा स्थान देती हो। एएमयू SC ST OBC का आरक्षण खत्म, JNU जामिया मिलिया SC ST OBC का आरक्षण खत्म, कश्मीर मुस्लिम स्टेट हो गई, SC ST OBC का आरक्षण खत्म, मदरसे SC ST OBC को आरक्षण नहीं। बता दीजिए सर, भारत आदरणीय सुधांशु जी, बता दीजिए सर। अब मैं जवाब दे दूं, अब मुझे अनुमति है मैं जवाब दे दूं सर। अब मैं जवाब देता हूं। रुकिए, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। सर आप मुझे बोल लेने, या तो आप बोल लीजिए फिर सर मैं बोल। एक अब मैं जवाब दे दूं सर, आपने तो काफी बात कह ली, अब मैं अपना, अगर आपकी अनुमति हो तो जवाब दे दूं। आप तो हर बात, हर वक्ता के बाद बोलते हैं। हाँ, अब मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। अब मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं कि भड़काना नहीं चाहिए, पर राहुल जी भड़काया किसने? हमने तो नहीं कहा कि सारे मुस्लिम खराब हैं। यह बताइए, इस देश के लिए शहीद होने वाला भारत का पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर कौन था? ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ के रहने वाले थे। कोई सेक्युलरिज्म के सूरमा की फोटो दिखाइएगा ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे। आजमगढ़ में आतंकवाद के आरोपियों के घर पे जाके सिजदे किए हैं। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में एक गया हो सेक्युलरिज्म का सूरमा, एक गया हो। मैं गारंटी से कहता हूं, मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाकर उनको सम्मानित किया। उनकी पत्नी भी थी, उनको सम्मानित किया। बुरहान वानी के नमाजे जनाजा में जाते, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नमाजे जनाजा में एक गया हो तो बताइएगा। याकूब मेनन के लिए ही सलमान खुर्शीद ने बोला था। इन्होंने अफजल गुरु के लिए बोला, कहते अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कौन है कातिल? UPA की सरकार या सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति? बताइए उनमें से। डॉक्टर कलाम के कलाम मेमोरियल पे कोई एक गया हो तो बताइए, एक फोटो हो गया हो तो दिखाइएगा। और यह बताइए, इस देश में तो अमीर खुसरो भी हुए जिन्होंने कहा छाप तिलक सब छीनी तो से नैना मिलाए के। अब्दुल रहीम खान खाना हुए, रस खान हुए, जिन्होंने कहा मानो इतना बड़ा कृष्ण भक्त कवि, एक बार कभी उसका नाम लिया गया हो तो बताइए। और मैं कहना चाहता हूं, गंगा जमुनी तहजीब वर्ड कहां से आया है? दारा शिकोह जो औरंगजेब का बड़ा भाई था, जिसने किताब लिखी मंजुमल बहरीन, यानी 2 समुद्रों का मिलन। उसने इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच में एक सामंजस्य छोड़ा। कोई शाहजहां दारा शिकोह की जयंती नहीं मनाता, उसके सर काट के जेल में बंद अपने बाप को देने वाले औरंगजेब के साथ खड़े होते हैं। जब हमने उसकी बदली थी सड़क, तो आ गए थे छाती पीटने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा, भड़काकर
अच्छे और सच्चे मुसलमानों के साथ कभी मत खड़े हो, अपराधी और आतंकवादी के साथ खड़े हो। डॉक्टर कलाम से बड़ा साइंसदान पिछले 200-300 सालों में इस्लाम में नहीं हुआ, मगर वो जैसे ही आ गए वो उसके साथ हो गए। बताइए, वो भाजपा ही हो गए। अब बताइए, आज की डेट में मैं मुल्ला मौलवी इराम जो उलेमा और इकराम की बात नहीं कर रहा हूं, पर पॉलिटिकल क्लास में हमारे केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब से बड़ा आलिम फाजिल मुसलमान हो तो बताइए, उसके साथ नहीं खड़ा होना है। हमें किसके साथ खड़ा होना है? कौन भड़काता है? जाकिर नायक शांति का मसीहा, इशरत जहां बेटी है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है, अफजल हालात का मारा है, बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान है, और जो 26/11 हुआ वो आरएसएस की करतूत था। 93 के मुंबई के ब्लास्ट वो बाबरी मस्जिद की प्रतिक्रिया थी। आपने बिल्कुल सही कहा, इन लोगों ने भड़का कर आज पूरे मुस्लिम समाज को अपराधियों और आतंकवादियों के साथ जोड़ दिया है। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इसी उत्तर प्रदेश की पहचान अब्दुल रहीम खान खाना भी है, इसी की पहचान रस खान भी है, इसी की पहचान मलिक मोहम्मद जायसी है। पर यूपी में मुसलमानों का पहचान क्या बना? अबू सलेम, छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। बिल्कुल सही कहा है राहुल देव जी ने, इन लोगों ने 70 साल में मुसलमानों को वहां ले जाके खड़ा किया है, देश का तो नुकसान किया ही क्या। फिर मैं कह रहा हूं वही वाक्य, शॉर्टकट सियासत का कि कट्टरपंथी वोटों से वोट जल्दी मिलता है, उन्होंने शॉर्ट सर्किट किया। मैं एक लाइन कहना चाहता हूं, जो इन्होंने कहा मुसलमानों से कि भाजपा को अदावत है और हमें तुमसे मोहब्बत है, जो एक लाइन में पार्लियामेंट में बोल चुका हूं, दोबारा बोलता हूं मुस्लिम समाज के लिए, कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, और इस शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। भाटी जी आ रहा हूं, लेकिन पहले जरा सतीश जी कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। राहुल जी ऑल्सो वांटेड टू कम इन। आई एम कमिंग आ रहा हूं सर, एक एक करके सबके पास। सतीश जी फर्स्ट यू सर। देखिए सुधांशु जी, बस एक लाइन में भी बोलूंगा, अब वक्त आ गया है कि आप दुनिया को गिनाने की जगह अगर डीएनए में हमारा सबका एक ही है, डेमोक्रेटिक है, तो भारतीय जनता पार्टी एक काम और शुरू कर दे। अभी आप गिना रहे हैं कि यहाँ नहीं गया, वहाँ नहीं गया, इनके साथ खड़ा हुआ, उतना सच्चाई नहीं है उसमें है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जिस तरह से आप राशन जो मुफ्त बांटते हैं, आपकी सरकार बांटती, वो सबको मिलता है, उसी प्रकार से जो लोकसभा की टिकट, विधानसभा की टिकटें हैं, जरा उसमें भी वैसे मुसलमानों को जिसको आप आतंकवादी नहीं मानते हो, कट्टरवादी नहीं मानते हो, देना शुरू कीजिए। वो आप नहीं देते हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि आप वो 80-20 का एंगल छोड़ दीजिए। ओके सुधांशु जी, क्विक इंटरवेंशन, फिर भाटी जी और राहुल जी बोल रहे हैं। सतीश जी ने फिर कहा, मुझे कष्ट हुआ, एक लाइन में मैं कह दूं, मुझे बहुत कष्ट हुआ सतीश जी। जो लोग कहते हैं 80-20 वाले, तो सिर्फ 2 राज्यों का जवाब दे रहा हूं। इंडी गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में, भाटी जी बैठे हैं, 80 में 16 टिकट दिए थे मुसलमानों को, बताइए 10 भी दिए थे। दूसरा बड़ा राज्य महाराष्ट्र, एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया, नॉट इवन अ सिंगल। गुजरात में नहीं दिया। मैं चुनौती से कहता हूं 542 में 120 दे के दिखाइए ना, बताइए फिर हमसे। बड़ा गजब है साहब। तो माने अगर ये कोई भी करता है तो गलत करता है ना, एक अगर ये कोई भी करता है तो गलत करता है। अरे तो सर यही तो मैं कह रहा हूं, तो आप कहिए तो सर। अब पूरी बात सुनिए, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला था, मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला था, भाटी जी आ रहा हूं। मैंने सिर्फ एक्सपोज कर दिया कि जो लोग ये कहते हैं वो। और मैं एक और बात मैं गंभीरता से मुसलमानों के लिए कहना चाहता हूं, कल्चरल डीएनए बदलने से जानते क्या होता है? भाटी जी ऑल्सो, जिस दिन यहां पर कट्टरपंथियों का राज हो जाएगा, उस दिन आप शाहरुख खान, सलमान खान भूल जाइए, मौसीकी खत्म, मोहम्मद रफी को भूल जाइए। मैं पूछना चाहता हूं, दिलीप कुमार तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, पाकिस्तान बनने के बाद कोई दिलीप कुमार क्यों नहीं हुआ वहां? मैं पूछना चाहता हूं, नूर जहां यहां पे थी, बुलबुले हिंद कहलाती थी, डिवीजन के बाद पाकिस्तान गई, मल्लिकाए तरन्नुम हुई, कोई हुआ उसके बाद? कलाकार, फनकार सारे के सारे यही होते हैं, क्योंकि यहां का डीएनए हिंदू है, तो पलने पोसने का मौका मिलता है। जहां कट्टरपंथी डीएनए आ जाता है, सब कट पिट के बराबर हो जाते हैं। पाकिस्तान का कोई कलाकार, फनकार बताइए आज जो हमारे मुस्लिम कलाकारों, फनकारों के बराबर की इज्जत पाता हो दुनिया में। देखिए डीएनए लिबरल डेमोक्रेटिक भी है, ओके, हिंदू नहीं। राहुल देव जी, सतीश जी वापस आ रहा हूं। वैसे वहां के एक फनकार हैं स्वर्गीय नुसरत फतेह अली खान साहब, वो बहुत पॉपुलर थे वैसे। राहुल देव जी,
राहुल देव जी, मैं यहाँ कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या किसी भी पार्टी का बचाव करने उनके वकील की हैसियत से नहीं हूं। जिस पार्टी ने जो पाप किए हैं वो जवाब देंगे। मेरा काम नहीं, ये पत्रकारों का काम नहीं है। सवाल ये है कि मूल बात और गंभीर बात क्या है, हमारी आपकी चिंताएं, हमारे सरोकार क्या है, वो सरोकार ही हम व्यक्त किए जा रहे हैं। अगर आप केवल इस चुनाव की बात कर रहे हैं, आपने 2 प्रदेश गिनाए कि वहां पर बात फला है, उस गठबंधन ने कोई मुसलमान को टिकट नहीं दिया, ये तो इस चुनाव में हुआ। इससे पहले के सारे चुनावों का भी देखे ना। आपकी पार्टी ने, बताइए मुझे कि पिछले 3 चुनावों में कितने मुसलमानों को टिकट दिए हैं और बाकी पार्टियों ने कितने दिए हैं। अभी एक स्थिति ऐसी बन गई है कि आज की इस लोकसभा में, संसद में मुसलमानों की संख्या सबसे कम हो गई है, अल्पसंख्यकों की संख्या सबसे कम हो गई है, जबकि वो काफी आगे रही है। ये कैसे हो रहा है? ये बड़ा जो परिवर्तन हो रहा है कि आज पार्टियों को, मुसलमानों को टिकट देने में एक संकोच का अनुभव होने लगा है कि ये कहां से आ रही है चीजें। ये हमारे समाज की बदलती हुई मनोस्थिति और राजनीतिक समीकरणों का एक प्रभाव हमको दिख रहा है, जो बहुत ही गंभीर और चिंताजनक परिघटना है, ट्रेंड है। ये कोई गर्व का विषय नहीं है, ये तूतू मैमे का विषय नहीं है। और मोटी बात यह है कि हमें भारत की बात करनी है कि हमें सारी दुनिया की बात करनी है। सुधांशु जी, हम भारत के साथ क्या करना चाहते हैं, हम भारत के समाज के साथ क्या करना चाहते हैं, हम भारत के लोगों को मैं बिल्कुल देना चाहते हैं। भाटी जी आ रहा हूं उसके बाद। राहुल जी ने बहुत सही बात कही। एक अंतिम बात भारत की बात करनी है और दुनिया की बात नहीं करनी है। 30 seconds more to राहुल जी, वो कुछ एक अंतिम बात, केवल अंतिम बात। आपने बीच में लंबे अपने भाषण में कहा था, सुधांशु जी ने, कि मुसलमानों ने और मुस्लिम लीग ने सेपरेट इलेक्टोरेट को स्वीकार किया था, तो उनको ये मालूम है कि जब पैक्ट हुआ था 1916 में लखनऊ में, तो हिंदू पक्ष के या कांग्रेस पक्ष की ओर से लोकमान्य तिलक थे जिन्होंने ये स्वीकार किया था कि मुसलमानों के इलेक्टोरेट, उनके चुनाव अलग होंगे और हिंदुओं के अलग होंगे। ये किसी सामान्य आदमी ने नहीं किए थे। क्या उनको भी आप उसी तरह से कहेंगे, उनको भी वैसे ही दोष देंगे जैसा आप दे रहे हैं सबको? ओके राहुल देव जी। सुधांशु जी कोई काउंटर, उसके बाद भाटी जी आ रहा है आपके पास। बहुत देर से नहीं बोले राहुल जी, मैं विनम्रता से आपके तथ्य में संशोधन करना चाहता हूं और दर्शकों से कह रहा हूं, कोई जाके चेक कर ले। 1916 का लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन तिलक का अंतिम अधिवेशन था। वहां सिर्फ एक सदस्य के रूप में आए थे, अध्यक्ष वो नहीं थे। 1916 लखनऊ कांग्रेस का अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। मैं पुनः कह रहा हूं, कांग्रेस में के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे, जिनकी सदारत में वह प्रस्ताव पारित हुआ। और मैं दर्शकों से बताना चाहता हूं, प्रस्ताव भी कैसा मजेदार था। इस देश की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, मोहम्मदन कॉन्स्टिट्यूएंसीज और नॉन मोहम्मदन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी मुस्लिम क्षेत्र और गैर मुस्लिम क्षेत्र। उनको सामान्य क्षेत्र नहीं कहा गया, जैसे यह देश सिर्फ मुसलमानों का हो और वही इलाके बाद में जाके पाकिस्तान बने। तो ये तो बहुत सोची समझी बात थी। और इतना ही नहीं था, जब सेपरेट इलेक्टोरेट मान लिए गए तो जिन्ना का हौसला बढ़ गया। उसने 1920 में कहा, महात्मा गांधी को मैं महात्मा नहीं बोलूंगा क्योंकि ये हिंदू उपाधि है। कांग्रेस झुक गई। इसीलिए आपने किसी मूवी में जिन्ना के मुंह से महात्मा गांधी शब्द नहीं सुना होगा, मिस्टर गांधी बोलता था। फिर उसकी हिम्मत और बढ़ गई, उसने कहा वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। तो ये चीजें इस ढंग से, वही जैसे आज होता है कि शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स करते रहो, उसके बाद देश का क्या होगा वो देखा जाएगा। उस कारण से यह समस्या आती है। और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा देने के बहुत भारी नुकसान दुनिया में हुए हैं, देश में भी हुए हैं। और मगर वो किस सोच के साथ चलते हैं यह आपको समझना चाहिए। महात्मा गांधी ने सबको अपने अनशन से झुकाने में सफलता हासिल कर ली, जिन्ना को नहीं कर पाए। डॉक्टर अंबेडकर झुक गए, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता झुक गए। ओके और सर एक और बात बता दूं आपको जी, मैं राहुल जी, मैं आपके ऊपर कोई व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं। आपने जो बात कही वो ठीक है, यद्यपि आप देख लें, मैं तथ्य, आप नेट पे जाके चेक कर लीजिए, कोई समस्या की बात नहीं। मैं एक और बात बता देना चाहता हूं, उसको सुनिए, उसको उस समय कहते हैं, कांग्रेस की जो स्वागत समिति थी जिसने तिलक का स्वागत किया था, उसका अध्यक्ष जानते कौन था? जगत नारायण मुल्ला।
और ये जगत नारायण मुल्ला वो कांग्रेस के नेता थे, नेहरू जी के रिश्तेदार थे, जिन्होंने काकोरी प्रकरण में क्रांतिकारियों के खिलाफ अंग्रेज सरकार की तरफ से मुकदमा लड़ा है कि चंद्रशेखर आजाद को, अशफाक उल्लाह खां को फांसी हो। इसके लिए ब्रिटिश सरकार का वकील कांग्रेस के नेता जगत नारायण मुल्ला थे। ओके, भाटी जी, और वो तिलक के स्वागत के लिए बनाई गई स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन जो गंगा हॉल में हुआ था अमीनाबाद में, और मुस्लिम लीग का अधिवेशन रिफायाम क्लब में हुआ था सिटी स्टेशन के पास। ये गरिमा, ये वाला शो कम से कम 2 घंटे का होना चाहिए गरिमा। वीकेंड पे एक दिन सुधांशु जी, राहुल जी और सतीश जी का टाइम लेके करते हैं। लेकिन भाटी जी कुछ कह रहे हैं। भाटी जी, नहीं, शो का टाइम भी बढ़ाओ और इसके टाइटल में भी थोड़ा अमेंडमेंट करो। अच्छा भाटी जी बोलिए। अच्छा भाटी जी, मजाक का भी टाइम कम है। भाटी जी टॉपिक पे आते हैं वापस। थैंक यू। हाँ, पूछता है भारत की जगह लिखे करो, भाटी बीजेपी से पूछता है भारत। अब मैं फिर कुछ बोलूं? होगा आप 40 पर बोलिए ना, अभी आप टॉपिक पे आते हैं, बोलिए। बोलूं क्या? जी प्लीज। नहीं, ये भी टॉपिक का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसमें लिखे करो बीजेपी से पूछता है भारत। क्यों? 60% समय तो आप अकेले बीजेपी को, सतीश जी, राहुल जी बोल रहे हैं तो क्या बीजेपी के हैं? अब आप सतीश जी और राहुल जी को बीजेपी बोलोगे, आपका नेट 2 बार आगे चला गया, मैंने कुछ बोला, अब आप टाइम 1 मिनट इसी में हो जाएगा। भाटी जी, आप इतनी बार आते हो, कभी करता हूं क्या मैं? आपको है, अब मैं क्या करूं? बोलिए, पॉइंट पे। लगभग होता, लेकिन आज तो हद। अरे भाटी जी, अरे मैंने ना करी हद भैया। आपके शो में 1 वर्सेस 3 है, एक एक करके सबके पास जा रहा हूं। बोलिए भाटी जी, प्लीज बोलिए। आज के आपके शो में हमारे मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी भयंकर विरोधाभास का शिकार है। क्यों? प्लीज एक्सप्लेन। उन्होंने पूरे समय तो ये सिद्ध करते रहे कि मुसलमान सबसे खराब कौम है, मुसलमानों में कोई उदार नहीं होता, सब कट्टरवादी होते हैं, सब खराब होते हैं। और फिर ये भी फिर नाम गिनवाने लगे कि मुसलमानों में बड़े बड़े उदार हृदय व्यक्ति हुए हैं, बड़े बड़े धर्मनिरपेक्ष हुए हैं, उनके नाम सुधांशु जी ने गिनवाए। पूरे साल तो ये हमें इस बात के लिए कोसते हैं, जो भी इंडिया गठबंधन के दल हैं, कि ये मुसलमानों का अपीजमेंट करते हैं, उनके तुष्टिकरण करते हैं, और आज गिनवा रहे हैं कि इन्होंने टिकट ही नहीं दिए मुसलमानों को। भयंकर विरोधाभास का शिकार है। और जब व्यक्ति सिद्धांतों पर डटा हुआ नहीं होता तो इसी तरह के विरोधाभास का शिकार होता है। सुधांशु जी ने पूछा, कोई पूरी दुनिया में ऐसा देश बता दो जो पंथ धर्मनिरपेक्ष हो। तो मुसलमान संख्या का सबसे बड़ा देश इंडोनेशिया है, और इंडोनेशिया में नाम भी पता किस तरह के होते हैं? सुहार्तो, सुकर्णो, मेघावती। उनके बैंक का नाम क्या? कुबेर बैंक। उनकी एयरलाइन का नाम क्या? गरुड़ा एयरवेज। मतलब वो, और रामलीला होती है वहां पर। राम को अपना मानते हैं, राम को अपना पूर्वज मानते हैं, राम के समर्थक हैं। ये कह देना कि किसी कौम को, पूरी कौम को खारिज कर देना, ये बहुत भयंकर स्थिति होती है। जो सतीश जी ने भी इशारा किया, शायद राहुल देव जी ने किया, कि ये करके हम आप बहुत बढ़िया भाषण देके, उत्तेजना पूर्वक और बहुत जोशीला भाषण देके आप हो सकता है खुद कुछ अंक अर्जित कर लें, लेकिन देश का बड़ा नुकसान होता है जब आप किसी एक पूरी कौम पे निशाना साधते हैं, उन्हें सिद्ध करते हैं कि ये खलनायक हैं। रही बात ये कि भारतवर्ष में आपने एक बात और कही, कट्टरवादियों का शासन जिस दिन हो जाएगा, भारतवर्ष नहीं रहेगा। पिछले 10 साल से कट्टरवादियों का शासन है। ये आप कट्टरवादी नहीं हो क्या जब आपके प्रधानमंत्री खुलेआम मंच से कहते हैं कि उपद्रवियों को कपड़ों से पहचाना जा सकता है? जब खुलेआम कहते हैं कि ये घुसपैठिया आपकी भैंस छीन ले जाएंगे, आपका घर छीन लेंगे, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, जब ये कट्टरवाद नहीं है? जब आपके नेता दिल्ली में खड़े होकर, देश की राजधानी में खड़े होकर नाम लेके कहते हैं कि इनको जहां मिले मारो, इनका बहिष्कार करो, इनकी दुकानों से सामान मत खरीदो। आपके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में खुलेआम कट्टरवाद की बात करते हैं, नाम लिखवाते हैं, और नाम इसलिए लिखवाते हैं कि ताकि एक धर्म के लोगों की पहचान हो सके। एक लखनऊ में घटना होती है, उसमें 16 लोग अरेस्ट होते हैं, लेकिन आपके मुख्यमंत्री केवल 2 लोगों का नाम लेते हैं ताकि उनकी पहचान हो सके नाम से, कि इन कुछ लोगों को बदनाम करने के लिए, कुछ समाजों को बदनाम करने के लिए, कुछ समाजों का चरित्रहनन करने के लिए आपकी पार्टी लगातार काम करती है। फाइनल आंसर सुधांशु जी, फाइनल आंसर नुकसानदायक है देश के लिए। ओके भाटी जी, फाइनल आंसर सुधांशु त्रिवेदी। फाइनल, थैंक यू। भाटी जी ने 2-3 बातें कही, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, कुछ नहीं जा रहा कि भाई नाम तो सरकारी कर्मचारी भी अपना दिखता है सामने, तो उसमें तो नहीं माना जाता उसके धर्म। और जब सरकार ने सिर्फ इतना कहा कि जो आपका जिस नाम से रजिस्ट्रेशन है वो नाम सामने कर दीजिए, तो रजिस्ट्रेशन के अलावा दूसरे नाम वाले कौन लोग निकले? बताइए ना, कौन लोग निकले?
और मैं ये नहीं कह रहा हूं सारा मुस्लिम समाज, उसके सिर्फ उसी प्रवृत्ति के लोगों का समर्थन करना। और आपने एक और बात कही, इंडोनेशिया का जिक्र किया, तो मैं बताना चाहता हूं भारत का जो पहला गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी 1950, उसके मुख्य अतिथि अहमद सुकर्णो थे। और जब यहां फर्स्ट 9 वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, और उनकी स्थिति वो है जो भारत में महात्मा गांधी की है। नाम क्या है? अहमद सुकर्णो। महाभारत के कर्ण से, उन्हीं की बेटी थी मेघावती सुकर्णो पुत्री, जो बाद में जाके प्राइम मिनिस्टर बनी। पर महत्वपूर्ण बात क्या है, वो फर्स्ट गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत आए तो नेहरू जी ने सबको कोई ना कोई गिफ्ट दिया। तो एक बड़ा प्रचलित किस्सा है जी, जो मैंने सुना है बचपन में, कि जब सबको गिफ्ट दिया गया तो अहमद सुकर्णो ने कहा मुझे एक और गिफ्ट चाहिए। तो नेहरू जी ने कहा क्या? तो उन्होंने कहा 4 घड़े गंगा जल। तो जो पाकिस्तान का विदेश मंत्री था उसने कहा क्या मांग रहे हैं आप, मुस्लिम देश होके गंगा जल? तो उन्होंने क्या कहा, बाय चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस वी हैव चेंज अवर वे ऑफ वर्शिप बट वी कैन नॉट चेंज अवर फोरफादर्स। पुरखे नहीं बदलते, पुरखे नहीं बदलते, बदल जाते। इंडोनेशिया तो भारत से मानता है जी। और आज की राजनीति के अंकल सैम कहते हैं कि पश्चिम भारत वाले अरब से आए, और उत्तर भारत वाले यूरोप से आए, और पूरब भारत वाले चीन से आए, और दक्षिण भारत वाले अफ्रीका से आए। गजब है, नेहरू जी के वंश में कहां से कहां आके चले गए। इस तरह की विचारधारा का पोषण 70 साल हुआ, यह खतरनाक। देखिए, सैम पिट्रोडा को तो राहुल गांधी जाने, लेकिन एक ऑन पॉपुलर डिमांड, और इस पे खत्म कर रहा हूं। सुधांशु जी, एक सवाल जनता पूछती है कि आपने यूपीएससी का एंट्रेंस एग्जाम दिया था क्या? दिया था तो मेन में पास हुए थे कि फेल? ये इतनी जानकारी आप जो लिए चल रहा है, ये आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया था क्या? जस्ट फॉर जनरल इंफॉर्मेशन, सांसद महोदय। हंस रहे हैं आप? दिया था। कितने मार्क्स आए थे ये भी पूछ रही है जनता, ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, बताऊंगा देते देते कैसे रह गए थे। हाँ। फर्स्ट ईयर जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो मेरी एज 21 साल नहीं थी, प्रॉब्लम वहां पे फंस गई थी, फिर मैं दूसरा जॉब करने लगा, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच। लेकिन जो बांग्लादेश में एक और बात कह दूं, वो कभी भारत में नहीं हो सकता। हाँ जी, टाइम कम है थोड़ा, जल्दी जल्दी बोलिए सुधांशु। अंत में मैं कह देना चाहता हूं, देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां दुनिया इस धरती पे पाए जाने वाले सारे धर्म पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके। मुसलमानों के सारे फिरके सिर्फ हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। 57 में से एक भी मुस्लिम देश ऐसा नहीं जो कहे वहां सारे फिरके पाए जाते हैं। तो मुझे लगता है सांप्रदायिक सौहार्द का भारत से बड़ा नमूना, और वो सिर्फ इसलिए है कि ये हिंदू बाहुल्य है, वरना कश्मीर में जहां हिंदू माइनॉरिटी में हो गया, जो 4 फिरके थे सूफियों के, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती और कादरी, उसका एक का कोई सेंटर बताओ तो मुझे बता जाए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। मुसलमानों की विविधता भी हिंदुओं की वजह से। ओके, थैंक यू। टाइम नहीं है सतीश जी, लेकिन भारत में नहीं हो सकता जो बांग्लादेश में हुआ है। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।